सवाल आपसे है सर कि आप गांव से एकदम ग्राउंड कनेक्टेड हैं और आप एक सीनियर आईपीएस हैं, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, अभी आप सिक्किम के विजिलेंस और सीआईडी के डीजी हैं और आपके बेटे जो हैं विरूपाक्ष वो आईएएस में 49वां रैंक लाई है यूपीएससी में। तो आप दिल्ली में पार्टी दे सकते थे, आप पटना में पार्टी दे सकते थे। पटना के आपके सारे दोस्त, सारे कलीग वो आपके गांव आए हुए थे। पिताजी की हमारी जब मृत्यु हुई 2019 वर्ष में, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस गांव में रेगुलर आया करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आके एक दूसरे तरह की फीलिंग होती है जो मैं यहाँ तो नहीं कर सकता। बिहार कैडर में भी, ये बिहार में भी आप एसपी रहे हैं, सीनियर एसपी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं। यहाँ पर कोई रोचक घटना, अब शायद कहा जाता कि खगड़िया में जब आप थे तो आपने एक इनकाउंटर किया था, और उस घटना के बारे में आप बताइए, क्या रोचक घटना थी? देखिए, पहला तो मैं आपके प्रश्न में ये करेक्शन करना चाहूँगा कि इनकाउंटर किया नहीं जाता है। इनकाउंटर का अंग्रेजी का डेफिनेशन ही है चांस अकरेंस। तो इनकाउंटर हो जाता है, आप किसी अपराधी के पीछे हों या आप किसी घटना के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ की जो घटनाएं उस क्रम में जाती हैं और उस पर फिर वो जब हथियार आपको दिए गए हैं पुलिस को, तो ये आप नीतीश कुमार का भी करीबी माना जाता है कि नीतीश कुमार आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या है वो? क्योंकि पटना का जो सीनियर एसपी होते हैं, आपके सीनियर एसपी रहने के बाद आपको डीआईजी बना दिया गया था, और ये तब भी होता है जब कोई नीतीश उनको पसंद करते हैं। ये तो अब इस पर मैं वो क्यों पसंद करते हैं इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने समय मैं यहाँ रहा तो सर का स्नेह मेरे ऊपर बना रहा। आप नालंदा में भी एसपी रहे, उनके गृह जिले में। उनके गृह जिले में भी था, और उसके बाद मैं पटना गया और वहाँ उनका स्नेह मुझ पर बना रहा। और था कि आप पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं, आप पुलिस से गरीब लोगों का बहुत नाता होता है, और जब आप निर्णय लेंगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कानून में या कोई क्रिमिनल केस जब होता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सारे चार्जेस लगे होते हैं और उसके विरुद्ध सारी व्यवस्था रहती है। आपसे एक निजी सवाल करना चाहेंगे कि आपके जो बाबा जी थे, जो ग्रैंडफादर थे आपके, वो ओबरा से एमएलए थे, और आप 2029 में शायद, जो मेरी जानकारी है, आप रिटायर्ड कर रहे हैं। वो विरासत जो है, क्या विनीत विनायक जी संभालने की कोशिश करेंगे, जनता सेवा करेंगे? जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है या बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो अपने गांव को, अपने मिट्टी को, अपने ज़िले को, प्रदेश तक को भूल जाता है। लेकिन हम आज ऐसे शख्सियत के पास बैठे हैं जो बिहार के खगड़िया ज़िले के एसपी रहे, नालंदा ज़िले के एसपी रहे, पटना के सीनियर एसपी रहे, पटना के डीआईजी रहे, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर है, और अभी फ़िलहाल में सिक्किम के सीआईडी और विजिलेंस के डीजी हैं। और ये इनके बेटे विरूपाक्ष विक्रम सिंह आईएएस हुए हैं, और सर विनीत विनायक सर इनका नाम है, और अपने बेटे के आईएएस बनने के बाद अपने मिट्टी, अपने गांव आए हैं और यहाँ पर बड़ा भोज दिया है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले हमारे चैनल में। और सवाल आपसे है सर कि आप गांव से एकदम ग्राउंड कनेक्टेड हैं और आप एक सीनियर आईपीएस हैं, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, अभी आप सिक्किम के विजिलेंस और सीआईडी के डीजी हैं, और आपके बेटे जो हैं विरूपाक्ष वो आईएएस में 49वां रैंक लाई है यूपीएससी में। तो आप दिल्ली में पार्टी दे सकते थे, आप पटना में पार्टी दे सकते थे। पटना के आपके सारे दोस्त, सारे कलीग वो आपके गांव आए हुए थे। ये गांव का कनेक्शन क्या है सर? ये जिस जगह हम बैठे हैं, ये हमारा बचपन का काफ़ी समय, खास करके जो समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस और जो भी छुट्टियां हुआ करती थी, वो हम आकर के यहीं अपने पिताजी के साथ व्यतीत करते थे। परंतु जैसे जैसे
समय बीतता गया, वो सब लोग यहाँ से, इस घर से परिस्थितिवश कुछ समय यहाँ ज़्यादा व्यतीत नहीं कर पाए। और मैंने ये अपने पिताजी की हमारी जब मृत्यु हुई 2019 वर्ष में, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस गांव में रेगुलर आया करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आके एक दूसरे तरह की फीलिंग होती है जो मैं बयां तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना घर जो है ये, और इसमें इससे जो जुड़ी हुई यादें हैं वो एक अलग तरह की अनुभूति देती हैं। तो मैंने ऐसा विचार किया था कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ मुझसे काफ़ी ज़्यादा आया करते थे और यहाँ के लोगों से उनका काफ़ी जुड़ाव था, तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं यहाँ पर रेगुलर आया करूँगा, हर 3 महीने पे एक बार आया करूँगा। परंतु कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि 19 के बाद 20 में कोविड आ गया, कोविड के बाद 21 में फिर कोविड आ गया, उसके बाद हमारे बच्चों की कुछ पढ़ाई के 10th के और 12th के एग्ज़ाम्स रहे, तो छुट्टियाँ केवल सारे उन चीज़ों में गई। तो हम लोगों ने जब ये हमारे पुत्र को ईश्वर की कृपा से ये सफलता मिली, तो मैंने ये सोचा कि अब ये एक शुरुआत करने का, जो बहुत दिनों से हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं और खुशी के मौक़ों पर जब यहाँ मिलने का मौका नहीं लगा है, उस चीज़ को हम, उस परिपाटी को शुरू करें। और उसी क्रम में मैंने अपने मित्रों को कहा कि थोड़ा कष्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट आप हमारे गांव आएँ। इससे गांव तो वो आए ही, और गांव के बारे में जाना भी, और मतलब गांव के लोगों ने भी देखा कि मतलब अगर किसी को अपने मेहनत से किसी प्रकार की सफलता मिलती है तो वो किस तरह का उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसी का नतीजा है कि अभी आप बाहर देख रहे हैं, इस गांव के काफ़ी सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे समाज के लोग हैं, वो सब आकर के ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम भी अपने आप को आगे ले जाएं। तो मुझे लगता है, बाकी तो आप लोग जज करेंगे, कि ये एक अच्छी शुरुआत मैंने आकर के करी है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ आने का, और जैसे मैं एक आध जगह और गया हूँ जहाँ पर मैंने कहा है कि शिक्षा, कौशल विकास और विद्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी इलाके को, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए ये 3 चीज़ों पर फोकस ज़रूरी है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है, आगे देखते हैं क्या होता है। बिहार के बहुत सारे आईएएस हैं और औरंगाबाद के भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन वो उनको क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप गांव से कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे कि वो गांव से, ज़िले से कनेक्ट हों? देखिए, ये कौन सा व्यक्ति किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट होता है यह उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, परंतु यह जस्ट कहना आवश्यक है कि हर बार ये प्रश्न उठता है कि बिहार प्रदेश ने इतने सारे आईएएस दिए, इतने सारे आईपीएस दिए, इतने सारे इंजीनियर्स दिए, इतने सारे, फिर भी बिहार एज अ प्रदेश, उसका क्या हाल है ये सबको पता है। अगर हम देश के बाकी राज्यों से कंपेयर करें, उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं। तो अगर हर व्यक्ति मेरे जैसा, या हमारे लड़के के जैसा, या मेरे कलीग्स के जैसा, वो अपने अपने इलाके में जा कर के इस तरह से लड़कों को मोटिवेट करे और ये करे, तो इसका काफ़ी व्यापक असर पड़ेगा। बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसा कहना भी गलत होगा कि कोई कर नहीं रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अपने अपने इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। बट बाकी सब चीज़ें मेरे हिसाब से, ये रोड बना देना, ये एक अच्छी सफाई कर देना, ये सब कॉस्मेटिक काम है। अगर आपको इलाके का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, अगर होना है तो उस इलाके के लोगों को जागरूक होना होगा, उनको पढ़ाई के प्रति, कौशल विकास के प्रति और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक होना होगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। इसके लिए न सरकार कुछ कर सकती है, इसके लिए न कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, करना खुद को है, बट दूसरे लोग केवल उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं और उनको एक मोटिवेट करके एक रोल मॉडल के रूप में आप कुछ बन सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। सर, अब बिहार कैडर में भी, ये बिहार में भी आप एसपी रहे हैं, सीनियर एसपी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं। यहाँ पर कोई रोचक घटना, अब शायद कहा जाता कि खगड़िया में जब आप थे तो आपने एक इनकाउंटर किया था, और उस घटना के बारे में आप बताइए, क्या रोचक घटना थी? देखिए,
पहला तो मैं आपके प्रश्न में ये करेक्शन करना चाहूँगा कि इनकाउंटर किया नहीं जाता है। इनकाउंटर का अंग्रेजी का डेफिनेशन ही है चांस अकरेंस। हाँ तो जी। इनकाउंटर हो जाता है, आप किसी अपराधी के पीछे हों या आप किसी घटना के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ की जो घटनाएं उस क्रम में जाती हैं और उस पर फिर वो जब हथियार आपको दिए गए हैं पुलिस को, तो ये आत्म सुरक्षा के लिए, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, तो उसका इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ जाता है। वैसी ही एक घटना वहाँ खगड़िया ज़िले में हुई थी। वहाँ के एक दुर्दांत अपराधी थे, उनका नाम का उल्लेख मैं क्या करूं, पर हम लोगों को ऐसी सूचना मिली और हमारी टीम के जो सारे सदस्य थे, काफ़ी सारे सैप के सदस्य थे, वो एक काफ़ी वीरान इलाका था। वहाँ उनका बेसिकली काम ये था कि वो वहाँ पहुँच करके और वहाँ के जो किसान थे उससे, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो लेवी लेते थे, वसूला करते थे। तो सूचनाएं हमें वहाँ से आई। हम लोगों ने पहले उन लोगों को खबर कराया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, परंतु जब वो और कुछ महिलाओं के साथ भी उन लोगों का गांव का अत्याचार और लूटपाट और इन सब की खबरें मिली, तो हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और उसके लिए उस वीरान इलाके में करीब 20 किलोमीटर हम और हमारी टीम के सारे सदस्य चल के गए। पैदल गए? पैदल गए, क्योंकि वहाँ पर और जाने का कोई खगड़िया का अगर आप भौगोलिक वो समझें तो वहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो नदियों के, जिसे दियर कहते हैं, वो इलाका है, तो वहाँ जाने का मौका लगा। वो हाँ हम लोग गए और वहाँ जा कर के वो फिर एक उन लोगों ने फायरिंग की पुलिस में भी फायरिंग की और उसमें उन लोगों की डेथ हो गई। और उसके लिए उस इलाके में काफ़ी शांति आई और सरकार ने हमें सम्मानित किया। ये वो घटना थी। परंतु बस इस घटना के पीछे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी प्रशासन का व्यक्ति अगर जनता के से रेगुलर मिलता रहता है तो सारी सूचनाएं उसे जनता के माध्यम से ही मिलती है। केवल पुलिस के अपने तंत्र पे विश्वास करके किसी प्रकार का अगर आप अभियान चलाते हैं तो वो अभियान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, जो आपको जब आप उसके साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार करते हैं तो वो आपको खुद देते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में भी अपराध बढ़ गया और ख़ास करके पटना में भी। लेकिन जब आप पटना में सीनियर एसपी थे और जब डीआईजी थे, उस समय अपराध कंट्रोल था, क्या मंत्र था आपका? इसमें तो मंत्र तो मैं क्या बोलूँ, इसमें मेरे अपराध बढ़ गया घट गया इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। परंतु उस समय जहाँ भी मैं रहा हूँ, प्रयास ये किया हूँ कि मैं एक अच्छे अफसरों की टीम बनाऊँ और उन अफसरों को प्रोत्साहित करके उन्हीं के द्वारा कोई भी डिलीवरी है वो कराना है। तो हर ज़िले के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। नालंदा में रोड लूट की घटनाएं बहुत होती थी, तो हमारा फोकस ये था कि वो रुक जाए। सीनियर एसपी के रूप में कुछ और बैंक लूट, पेट्रोल पंप डकैती, इन सब के मामले थे। तो जो हमारी टीम के सदस्य थे, जिसमें से काफ़ी कल हमारे घर आए भी थे, तो उन लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम किया अपने अपने इलाके में। और जो योजनाएं बनाई हमने, उसे कहते हैं बिहार में अपराध नियंत्रण की कार्य योजना एक बनाई गई थी, जिस समय अभी के वर्तमान के डीजी भट्टी साहब हमारे आईजी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बनाया था और उसका सफल कार्यान्वयन कर दिया, जिससे ये सफल था। आपको नीतीश कुमार का भी करीबी माना जाता है कि नीतीश कुमार आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या है वो? क्योंकि पटना का जो सीनियर एसपी होते हैं, आपके सीनियर एसपी रहने के बाद आपको डीआईजी बना दिया गया था, और ये तब भी होता है जब कोई नीतीश उनको पसंद करते हैं। ये तो अब इस पर मैं वो क्यों पसंद करते हैं इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने समय मैं यहाँ रहा तो सर का स्नेह मेरे ऊपर बना रहा। आप नालंदा में भी एसपी रहे, उनके गृह जिले में? उनके गृह जिले में भी था और उसके बाद मैं पटना गया और वहाँ उनका स्नेह मुझ पर बना रहा। और वो स्नेह इस स्तर तक गया कि उसके 8 साल बाद जब हमारे पिताजी की अंत्येष्टि थी, तो उसमें भी अपने सारे व्यस्त कार्यक्रमों के बाद वो आए। तो अब वो क्यों मुझे पसंद करते हैं ये तो इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, बट उनका स्नेह मुझ पर अवश्य था, जिससे मुझे मानने में कोई वो नहीं।
सर, एक जानकारी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं और कोई भी आईपीएस सीबीआई में कैसे जाते हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स कैसे बनते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप सरल भाषा में समझा दीजिए कि सीबीआई में कैसे प्रक्रिया क्या है अफसर बनने का। सीबीआई में तीन प्रकार से इंडक्शन होता है। पहला इंडक्शन होता है सब इंस्पेक्टर्स लेवल पे, दूसरा इंडक्शन होता है कुछ डीएसपी के लेवल पे यूपीएससी के माध्यम से, और तीसरा लेवल होता है आईपीएस अफसरों का, जो अफसर जाते हैं। तो जब आईपीएस अफसरों के चयन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, आईपीएस अफसर जब डेपुटेशन पे जाते हैं तो आपको एक अपनी विलिंगनेस देनी होती है कि आप वहाँ जाना चाहते हैं। फिर सीबीआई में इंडक्शन की एक बड़ी कड़ी जांच प्रक्रिया है, जिसमें वो अपने इंटरनल जो उनके विजिलेंस यूनिट है उससे जिन जिन जगहों पर आपने काम किया है वहाँ पर वो व्यक्ति अपने पदाधिकारियों को भेज के पता लगाते हैं कि आपकी छवि कैसी रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर वो सीबीआई के निदेशक यह निर्णय लेते हैं कि आपको लिया जाए या नहीं, और उसके बाद वो प्रस्ताव सरकार में जाता है। सरकार में वहाँ विजिलेंस कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो आपके बायोडेटा को देखती है और उसके बाद आपको उसके लिए सिलेक्ट करती है। जहाँ तक जूनियर लेवल का सवाल है, उसमें जो स्टेट के अफसर आते हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं, तो वो डेपुटेशन पे वो विलिंगनेस अपनी देते हैं और सीबीआई अपनी जांच करके उनको इसी प्रक्रिया के तहत उनको सेलेक्ट करती है। बस उनका प्रस्ताव सरकार में नहीं जाता, सीबीआई के अंदर ही जाता है। दो तीन चीज़ें सिर्फ आप सवाल करेंगे सर से। एक चीज़ आप कहते हैं कि जब आप पुलिस सेवा में जा रहे थे, जब आप आईपीएस बने थे, तो आपके पापा जी जो अभय बाबू बहुत सीनियर लॉयर थे हाई कोर्ट के, उनको बिहार के तमाम जस्टिस या लोग जानते थे, तो वो आपको बोले थे, कुछ गुरु मंत्र दिए थे कि आप पुलिस सेवा में जा रहे हैं तो आपको किसका ख्याल रखना। वो घटना आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और जो भी इस कार्यक्रम को आईपीएस सुन रहे हों या पुलिस सेवा से जुड़े लोग सुन रहे हैं, वो भी इसको अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में और समाज में परिवर्तन आएगी। उस चीज़ को आप, उस बात को, वाक्य को आप हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं। नहीं, हर एक पिता की तरह जब जैसे हमारे भी पुत्र जा रहे हैं तो मैंने उनको कुछ बातें अपने जीवन के अनुभव से बताई हैं। उसी पिता की तरह उन्होंने भी मुझे, जब मैंने आज से 29 साल पहले नौकरी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उसका उल्लेख मैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा, वो करना यहाँ रेलेवेंट नहीं है, परंतु एक बात जो उन्होंने मुझे कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था कि आप पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं, आप पुलिस से गरीब लोगों का बहुत नाता होता है, और जब आप निर्णय लेंगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कानून में या कोई क्रिमिनल केस जब होता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सारे चार्जेस लगे होते हैं और उसके विरुद्ध सारी व्यवस्था रहती है स्टेट की, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था हो, जहाँ वो मैटर देखा जाता है। वहाँ पर आप जब निर्णय लेते हैं, आप यू आर द फर्स्ट लेवल ऑफ जस्टिस जी, आप न्याय की पहली कड़ी हैं। वहाँ पर उनके पक्ष में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये गरीब ही हैं जिनका जो आपको बाहर, जिनका कोई नहीं होता है, और वो आपके पास जो सबल है वो तो अपना कार्य करा लेता है समाज में, जो निर्बल है उसको समर्थन की आवश्यकता होती है। तो आप उसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसका दो फ़ायदा है। एक तो उसको न्याय मिलेगा, वो उसका फ़ायदा, और आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा जो आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर फलीभूत होगा। तो ये बात का मैंने प्रयास किया है फॉलो करने का, बट कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, ये मैं इस पर मैं खुद कोई, अब जहाँ जहाँ रहें वहाँ की जनता तो आपको खूब प्यार दी है और आज भी चाहते हैं कि आप बिहार में आकर के बिहार की सेवा करें। अब हम आपसे एक निजी सवाल करना चाहेंगे कि आपके जो बाबा जी थे, जो ग्रैंडफादर थे आपके, वो ओबरा से एमएलए थे और आप 2029 में शायद, जो मेरी जानकारी है, आप रिटायर्ड कर रहे हैं। वो विरासत जो है, क्या विनीत विनायक जी संभालने की कोशिश करेंगे, जनता सेवा करेंगे? नहीं, एक तो प्रजातंत्र में कोई विरासत किसी की कुछ नहीं होती। पहला
मेरा जवाब इसका ये है। रघुवंश बाबू ओबरा के विधायक रहे हैं। हाँ, ओबरा के विधायक वो रहे होंगे क्योंकि उनको वहाँ की जनता ने चुना होगा। वो जी। हमारे परिवार में हमारे दादाजी हैं, वो एक अलग बात है। बट प्रजातंत्र में कोई विरासत नहीं होती। प्रजातंत्र में जिसको जनता चुनती है वो प्रजातांत्रिक आपका प्रतिनिधि होता है। जी। बट मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरी अभी बहुत अन्य जिम्मेदारियां हैं जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं, एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू।